नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ शीतल बरियार और ड्रामा एक्सपो में आपका स्वागत है। प्रोफेसर सीओ के खून के इल्जाम में पुलिस प्रोफेसर यांग को अरेस्ट कर लेती है। अब आगे एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। एक्चुअली इस सीरीज में अपने एरोगेंट बाबा का नाम हान जी वुन नहीं बल्कि हान जुन हुई है। पता नहीं कहाँ से मैंने ये गलत नाम उठा लिया है, या तो कैरेक्टर्स का इन्फॉर्मेशन गलत था या फिर स्क्रिप्ट लिखते वक्त सच में मैंने नशा किया था। आई डोंट नो, जो भी हो, बट रियली सॉरी फॉर दिस भारी मिस्टेक। आपको तो पता ही है कि मैं मिस्टेक की दुकान हूँ, सो डोंट माइंड, ओके। ठीक है, फिर अब शुरू करते हैं। जिस पल सारे पजल्स के पीसेस अपनी अपनी जगह पर आ जाते हैं, सारा शक कम हो जाता है और संतोषजनक सच बाहर आ जाता है। वो उस कानून के फैसले की शुरुआत होती है जिसके एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार है। पर क्या कानून सच में न्यायपरायण है? वेल, लेट्स फाइंड आउट। ये अंधा कानून है। एपिसोड की शुरुआत अक्टूबर 2010 से होती है, जहां अपनी क्लमजी उसी असॉल्ट वाले केस में फंसी हुई है जिसमें उसे अपने सारे पैसे गंवाने पड़े थे। एंड गेस व्हाट, प्रोफेसर यांग जो उस समय एक प्रोसिक्यूटर थे वही उसके अटेंडेंट हैं। एक्चुअल बात ये थी कि एक लड़की ने अपनी क्लमजी की बहन को बुली किया था। उसने क्लमजी की बहन के बालों को आग लगा दी थी, जिस वजह से गुस्से में आकर उसने उस लड़की को एक मुक्का मारा था। अब जाहिर सी बात है कि एक मुक्के से उसे हुआ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके घर वालों ने इसी बात का हवा बना दिया और क्लमजी पर केस कर दिया। प्रोफेसर यांग उसे एडवाइस देते हैं कि तुम उनसे माफी मांग लो, पर अपनी क्लमजी ऐसा करने को तैयार नहीं। तभी वहाँ के चीफ प्रोसिक्यूटर अंदर आते हैं और पता चलता है कि यही उस लड़की के पापा है। दोनों में बहस होने लगती है जिसमें क्लमजी बहुत रिस्पेक्टफुली बोलती है कि अगर आपकी बेटी माफी मांगती है तो मैं भी उससे माफी मांग लूंगी। प्रोसिक्यूटर यांग उसके सपोर्ट में बोलते हैं कि हम किसी से भी उसके मर्जी के खिलाफ माफी नहीं मंगवा सकते। इस पर चीफ प्रोसिक्यूटर नाराज होकर चला जाता है। अब उनका जूनियर प्रोसिक्यूटर उनके लिए परेशान कि अब प्रोसिक्यूटर यांग का क्या होगा, पर प्रोसिक्यूटर यांग को इस बात का कोई पछतावा नहीं। पढ़ाओ यार, अपनी जिंदगी में ध्यान देना, मुझे बस अपनी लाइफ में काम करना। वो उस जूनियर प्रोसिक्यूटर को अपने और क्लमजी के लिए खाना ऑर्डर करने को बोलते हैं और क्लमजी से बोलते हैं तुम इस केस में दोषी हो क्योंकि तुमने उस पर हाथ उठाया। क्लमजी भी खुशी से बोलती है हाँ, इसीलिए मुझे अपना रवैया सुधारना होगा। फिर अपना खोपा बनाते हुए बोलती है मैं करूंगी, पर क्या मैं पहले खाना खा सकती हूँ? अबे है क्या? अब समझ में आया कि वो अपनी क्लमजी को खोपा वाली क्यों बोलते हैं। वो कहीं भी और कभी भी खोपा बनाने लग जाती है। खैर, फिर वो जूनियर प्रोसिक्यूटर को एक्स्ट्रा अचार ऑर्डर करने को बोलती है। ये सब देखकर प्रोसिक्यूटर यांग मुस्कुराने लगते हैं। अब कहानी प्रेजेंट यानी कि अक्टूबर 2020 में आती है, जहाँ प्रोफेसर यांग का इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है जो डिटेक्टिव जुंग ही कर रहे होते हैं। यहाँ पता चलता है कि प्रोफेसर यांग और प्रोफेसर सीओ काफी अच्छे दोस्त थे, पर प्रोफेसर सीओ के घूस वाले केस की वजह से प्रोफेसर यांग ने अपने प्रोसिक्यूशन का करियर छोड़ दिया था। इसीलिए डिटेक्टिव जुंग इसी बात को प्रोफेसर यांग खून करने का मोटिव बताने लगते हैं। इस पर प्रोफेसर यांग बोलते हैं ये सालों पहले की बात है, अगर मुझे उसे मारना ही होता तो मैं कब का मार चुका होता। कॉफी कप और रैपर में प्रोफेसर यांग के फिंगरप्रिंट्स मिले थे और उस दिन जो वो अजब गजब जूते पहनकर क्राइम सीन पर आए थे वो भी पुलिस को उनके घर या ऑफिस में नहीं मिले। साथ ही स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए जो लैपटॉप वो यूज करते हैं उसका भी कुछ अता पता नहीं है। प्रोफेसर यांग बोलते हैं वो खो गया। इस पर डिटेक्टिव जुंग हंसते हुए बोलते हैं वो खो गया, वो भी इंसिडेंट के तुरंत बाद ही। प्रोफेसर यांग बोलते हैं अगर आपको लगता है कि उसे कोई सबूत मिल सकता है तो प्लीज उसे ढूंढिए, और रही बात जूतों की तो कॉपी प्रिंटिंग रूम वाले मिस्टर डोंग से ये पूछिए। डिटेक्टिव जुंग ये काम डिटेक्टिव ओ यानी कि वो आदमी जो प्रोफेसर यांग के साथ पहले काम करता था उस पर छोड़ते हैं। फिर पता चलता है कि हत्या वाली रात को प्रोफेसर ने बॉस्टन की एक टिकट बुक करी थी, वो भी आज के ही दिन की, पर वो सिर्फ वहाँ जाने की ही थी, वहाँ से रिटर्निंग की कोई भी टिकट बुक नहीं करी थी। इसीलिए डिटेक्टिव जुंग बोलते हैं आप यहाँ से हमेशा के लिए भाग जाने की फिराक में थे क्या? तभी डिटेक्टिव ओ वहाँ आते हैं जो बताते हैं कि कॉपी प्रिंटिंग रूम बंद है और मिस्टर डोंग का भी कुछ पता नहीं चल रहा। इस पर डिटेक्टिव जुंग बोलते हैं कहीं आपने उन्हें भी तो नहीं मार दिया? पर प्रोफेसर यांग कुछ जवाब नहीं देते। डिटेक्टिव जुंग उन्हें अपने फोन का पासवर्ड खोलने को बोलते हैं। इस पर प्रोफेसर यांग कानून झाड़ते हुए बोलने लगते हैं कि आप जो करवा रहे हैं उसे दबाव डालना कहते हैं। डिटेक्टिव जुंग जबरदस्ती उनके फिंगरप्रिंट से फोन अनलॉक करने लगते हैं, जिस पर प्रोफेसर यांग बोलते हैं अगर आपने कन्फेशन निकलवाने के लिए मेरे फिंगरप्रिंट्स को इस तरह से इस्तेमाल किया तो इसे अनलॉफुल समझा जाएगा। इस पर डिटेक्टिव जुंग रुक जाते हैं और डिटेक्टिव ओ से फोन को अनलॉक करवाने का वारंट तैयार करवाने को बोलते हैं और फिर चले जाते हैं। जिसके बाद अकेले में डिटेक्टिव ओ प्रोफेसर यांग को उनका फोन देते हुए बोलते हैं कि इसे अनलॉक कर दीजिए वरना वो लोग आप पर और भी ज्यादा शक करेंगे, लेकिन प्रोफेसर यांग चुपचाप बैठे होते हैं। तभी डिटेक्टिव ओ को एक कॉल आता है और वो बताते हैं कि प्रोफेसर सीओ के हाथ में जो बाल मिला है वो भी आपका ही है, जो ऑब्वियसली उसी समय का है जब वो जबरदस्ती उन्हें कॉफी पिला रहे थे।
डिटेक्टिव ओ बोलते हैं आपको एक अटॉर्नी हायर कर लेना चाहिए और हथकड़ी लगाकर ले जाने लगते हैं। तभी प्रोफेसर किम दौड़ते हुए वहाँ आती है और पूछने लगती है कि ये सब क्या चल रहा है, इन्होंने तुम्हें अरेस्ट क्यों किया है, तुमने अटॉर्नी हायर किया एंड ब्ला ब्ला ब्ला। पर इन सब का जवाब देने के बजाय प्रोफेसर उनसे सिर्फ इतना कहते हैं कि मेरे टीए यानी कि ट्रेनिंग असिस्टेंट के पास बच्चों के एग्जाम के सभी क्वेश्चंस की फ्लैश ड्राइव है और चले जाते हैं। प्रोफेसर किम भी लाइक अजीब जानवर है। इधर ये सारे स्टूडेंट्स तीसरी बार अपना आधा अधूरा मॉक ड्रिल पूरी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर इस बार क्लमजी इन पर बरस जाती है कि इतना कुछ हो रहा है और फिर भी तुम्हें ये ड्रिल की पड़ी है। और इसी के साथ इनका मॉक ड्रिल फिर से रद्द। सब लोग आपस में बकर बकर कर रहे होते हैं और अपना एरोगेंट बाबा हैंजुन चुपचाप उदास बैठा होता है। तभी हेडवेन बॉय बोलता है इंटरनेट पर यांग क्रेट्स की अरेस्ट की वीडियो है। वेल, इन लोगों ने प्रोफेसर यांग को यांग क्रेट्स का नाम दिया है। एनीवे, वो लोग यांग क्रेट्स की वीडियो देखने लगते हैं, पर हैंजुन उठकर चला जाता है। अपनी क्लमजी काउंसिल ए बोलने लगती है कि हमें एक पेटिशन सबमिट करना चाहिए कि हमारे प्रोफेसर ऐसा नहीं कर सकते। इस पर सीरियस गर्ल काउंसिल बी बोलती है तुम्हें पूरा यकीन है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है? क्लमजी बोलती है हाँ, जिस प्रोफेसर को मैं जानती हूँ वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। स्वीटू सॉन्ग बोलता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें शायद 48 घंटों में छोड़ दिया जाएगा, वो तब तक निर्दोष हैं जब तक ये बात साबित नहीं हो जाती। इस पर सीरियस गाय जीहू बोलता है निर्दोष? जिस समय उन्हें हथकड़ी लगाई गई उसी समय वो अपराधी बन गए और चला जाता है। फिर सीरियस गर्ल काउंसिल बी अपनी क्लमजी काउंसिल ए से बोलती है अगर तुम पुलिस स्टेशन जा रही हो तो प्रोफेसर यांग से हमारे एग्जाम का पूछ लेना, और चली जाती है। अपनी क्लमजी भी लाइक अजीब जानवर है। अगले दिन प्रोफेसर किम प्रोफेसर यांग का क्वेश्चन वाला फ्लैश ड्राइव वाइस डीन के पास लेकर आती है, पर वाइस डीन उनके द्वारा बनाई क्वेश्चन से एग्जाम लेने से मना कर देते हैं क्योंकि प्रोफेसर यांग के अरेस्ट के बाद से पूरे स्कूल में तहलका मच गया है और पेरेंट्स के कॉल ने पूरे स्कूल के नाक में दम कर दिया है। हर न्यूज में यही खबर चल रही है और पूरे स्कूल की बदनामी हो रही है। प्रोफेसर किम बोलती है लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो सच में एक अपराधी है और जल्द ही पुलिस उसे रिहा कर देगी। इस पर वाइस डीन बोलते हैं पुलिस ने हंकुक यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को सारे स्टूडेंट्स के सामने अरेस्ट किया है, वो भी बिना किसी वारंट के। जाहिर है बिना किसी मतलब के तो नहीं किया होगा। प्रोफेसर किम बोलती है पर अगर वो लोग उसे छोड़ दें तो? अगर 48 घंटे के अंदर वारंट नहीं, तभी उसकी बात को काटते हुए एक दूसरी टीचर बोलती है वारंट इशू हो गया है। उधर मिस्टर डोंग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और अपनी बात क्लियर करते हैं कि वो कहाँ गायब थे और शूज का क्या चक्कर है। एक्चुअली उन्हें एक श्राद्ध अटेंड करना था और उनके पास प्रॉपर शूज नहीं थे, इसीलिए उन्होंने प्रोफेसर यांग से अपने शूज बदले थे और लौटते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया जिस वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। एक्सीडेंट में उनका फोन भी टूट गया था, इसीलिए किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। डिटेक्टिव जुंग बोलते हैं और उन शूज का क्या जो आपने पहने हुए थे? मिस्टर डोंग बोलते हैं एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल की अफरा तफरी में वो खो गई। फिर वो प्रोफेसर यांग से मिलने की इच्छा जताते हैं, पर डिटेक्टिव जुंग बताते हैं कि अब वो थाने में नहीं है, उन्हें ऑलरेडी जेल भेजा जा चुका है, आप चाहे तो वहाँ जाकर उनसे मिल सकते हैं। उसके बाद कॉपी प्रिंटिंग रूम में मिस्टर डोंग और क्लमजी आपस में बड़बड़ कर रहे होते हैं, जहाँ पता चलता है कि प्रोफेसर यांग ने अपने बचाव के लिए अटॉर्नी हायर नहीं किया है, बल्कि उन्होंने सरकारी वकील की अपील की है। तभी प्रोफेसर किम वहाँ आती है जो बहुत गुस्से में है कि प्रोफेसर यांग ने अटॉर्नी क्यों नहीं हायर किया। यहाँ ये भी पता चलता है कि सुनवाई के वक्त प्रोफेसर यांग ने अपने बचाव में कुछ नहीं बोला, पूरे वक्त वो चुपचाप ही रहे। मिस्टर डोंग बोलते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने बचाव में उनके पास बोलने के लिए कुछ हो ही ना, उन्होंने सच में उन्हें मारा होगा शायद। मरना है क्या? उधर डिटेक्टिव्स प्रोफेसर यांग के फोन को अनलॉक करने का वारंट तैयार करवा लेते हैं। तभी प्रोफेसर यांग का सरकारी वकील वहां पहुंचता है, जिसके बिहेवियर से लग रहा है कि वो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। खैर, वो इस बात से बहुत हैरान हो जाता है कि प्रोफेसर यांग के फोन को अनलॉक करने के लिए डिटेक्टिव्स को वारंट तैयार करवाना पड़ा। उसके बाद प्रोफेसर यांग अपना फोन अनलॉक कर देते हैं और दोनों डिटेक्टिव्स उनके फोन में खिटर पिटर करने लगते हैं, जिसमें एक वीडियो देखकर उनका दिमाग खराब हो जाता है। वो वीडियो उसी हिट एंड रन केस की थी जो प्रोफेसर यांग का एकमात्र अनसॉल्व केस है, एंड इसमें कार की नंबर प्लेट साफ साफ नजर आ रही है। अब कहानी पास्ट 2008 में आती है, जहां प्रोसिक्यूटर यांग उसी हिट एंड रन केस को लेकर चाइल्ड रेपिस्ट ली मैनहो से पूछताछ कर रहे होते हैं और चीफ प्रोसिक्यूटर सीओ वहीं बैठे होते हैं। दोनों उसे उगलवाने की कोशिश कर रहे होते हैं और साथ ही उसे डराने भी लगते हैं कि अगर तुमने हिट करने वाले आदमी का चेहरा या नंबर प्लेट देखा है और फिर भी तुम झूठ बोल रहे हो कि नशे में होने की वजह से तुम्हें कुछ याद नहीं, तो तुम्हें ये सजा हो सकती है, वो सजा हो सकती है, जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला। इस पर ली मैनहो बोलता है मैं बस क्यूरियस हूँ, अगर मैंने नंबर प्लेट देखा होगा तो मुझे क्या मिलेगा? इस पर दोनों एक साथ बोलते हैं तुमने देखा है, और यहीं पर फ्लैशबैक खत्म। अब कहानी फिर से प्रेजेंट यानी कि अक्टूबर 2020 में आती है, जहां नंबर प्लेट से पता चलता है कि वो कार तो प्रोफेसर सीओ की ही थी।
कहानी फिर से 2008 में जाती है, जहां ली मैन हो से कुछ भी ना पता चल पाने के बाद प्रोसिक्यूटर यांग प्रोसिक्यूटर सीओ से डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो पक्का झूठ बोल रहा है, उसे सब याद है, मैं उसे उगलवा कर रहूंगा। पर प्रोसिक्यूटर सीओ उनके कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं वो सच बोल रहा है और चले जाते हैं। और तब से ही प्रोसिक्यूटर यांग को प्रोसिक्यूटर सीओ के बारे में कुछ तो अजीब लगने लगा था। अब कहानी प्रेजेंट यानी कि अक्टूबर 2020 में आती है, जहां प्रोफेसर किम प्रोफेसर यांग से मिलने पहुंची है उन्हें इस बात के लिए मनाने कि वो अटॉर्नी हायर कर ले। पर प्रोफेसर यांग को अभी भी एग्जाम की ही पड़ी है। अब प्रोफेसर किम को बहुत गुस्सा आने लगता है, वो उन्हें डांटने लगती है कि अभी भी तुम्हें एग्जाम की ही पड़ी है। इस पर प्रोफेसर यांग उनकी बकबक को इग्नोर करते हुए जाने लगते हैं और हार कर प्रोफेसर किम को एग्जाम के बारे में बताना पड़ता है कि प्रोफेसर यांग के बनाए क्वेश्चन से एग्जाम नहीं होगा। वाइस डीन प्रोफेसर यांग के सब्जेक्ट यानी कि क्रिमिनल कोड का नया क्वेश्चन बना रहे हैं, उसी से एग्जाम होगा। प्रोफेसर यांग बोलते हैं ऐसा नहीं होगा, वाइस डीन को इन्फॉर्म कीजिए कि मुझे उनसे बात करना है, और उठकर चले जाते हैं। उसके बाद एज प्रोफेसर यांग सेड उनके बनाए एग्जाम पेपर से ही स्टूडेंट्स का एग्जाम होने लगता है। प्रोफेसर यांग का स्वैग ही अलग है यार। एग्जाम में क्वेश्चन होता है कि स्टूडेंट ए ने फैकल्टी के द्वारा हायर किए गए प्रोफेसर बी, जो एक फॉर्मर चीफ प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं, उनके खिलाफ स्कूल के बुलेटिन बोर्ड पर एक पिटीशन डाली। स्कूल ने स्टूडेंट ए को वार्न किया कि अगर उसने पिटीशन नहीं हटाया तो उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा, पर ए ने उसे हटाने से मना कर दिया। क्या ए को उसके एक्शंस के लिए लीगली पनिश किया जाना चाहिए? अगर हाँ तो किन कंडीशंस के साथ? वेल, ये क्वेश्चन अपने एरोगेंट बाबा हांजुन से रिलेटेड है। अब वो कैसे, उसके लिए चलिए मार्च 2020 में चलते हैं। अपने एरोगेंट बाबा ने प्रोफेसर सीओ के खिलाफ एक पिटीशन डाली थी कि डोनेशन देने की वजह से स्कूल में उन्हें एज अ प्रोफेसर हायर किया गया है। इस बात से जाहिर है कि वो प्रोफेसर सीओ के डोनेशन को घूस बता रहा है और स्कूल से प्रोफेसर सीओ के हायर करने के रियल मोटिव पर क्वेश्चन कर रहा है। 22 दिन उसे वो पिटीशन हटाने को बोलते हैं, पर वो मना कर देता है। इस पर स्कूल की डीन मिस ओ बोलती है तुम्हारे स्टेटमेंट के लिए तुम पर लीगल एक्शन लिया जाएगा, अपने लिए अटॉर्नी हायर कर लो। उसके बाद ग्रुप स्टडी के टाइम पर इसी बात पर डिस्कशन चल रहा होता है, जहां सीरियस गाय जीहू बोलता है तुमने प्रोफेसर सीओ को हायर करने के रियल मोटिव पर क्वेश्चन किया, ये चेक किए बिना ही कि वो सच है भी या नहीं। हांजुन बोलता है मैंने बस सबका शक दूर करवाने के लिए ऐसा किया। उसके बाद हमारी दोनों मर्दानी अपने रूम में आकर इसी बात पर डिस्कशन कर रही होती है, जहाँ क्लमजी बोलती है उसने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो पिटीशन डाला था, न कि खुद के लिए। इस लॉ स्कूल के स्टूडेंट्स होने के नाते हमें सच्चाई जानने का पूरा हक है, और तुम टाइमिंग भी तो देखो, डोनेशन देने के तुरंत बाद ही उनका हायर किया जाना तुम्हारे मन में शक नहीं करता। इस पर सीरियस गर्ल कांसोल भी बोलती है ये मामला शक्की है, इसका मतलब ये तो नहीं कि सच ही है। कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट यानी कि अक्टूबर 2020 में आती है, जहां यही सब बातें सोचकर अपनी क्लमजी अपना आंसर बदल कर लिख देती है कि उन पर झूठी बदनामी नहीं की जा रही थी, बल्कि एक फैक्ट है, एक सच है, और अपना आंसर एक्सप्लेन करने लगती है। पर दूसरी तरफ अपना एरोगेंट बाबा उसी आंसर को लिखते वक्त रो रहा होता है। पर ऐसा क्यों, वो हम अगले एपिसोड में जानेंगे, क्योंकि इस एपिसोड का ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।